Hello everyone. Today I am discussing important MCQ related to GATE biotechnology. It include MCQ, MSQ and NET question. So if this video is helpful for you, please share this video with others and also do like and subscribe this channel for more videos like this. Question first. The kinetics of an enzyme in the presence or absence of a reversible inhibitor is described in the following graph. If concentration of the reversible inhibitor in plus I means presence of inhibitor experiment was equal to 3 into 10 to power minus 3 molar, then the dissociation constant for the enzyme inhibitor complex is. तो आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ कौन सा है? ग्राफ है आपके पास लाइन वीवर बर्ग प्लॉट बोलते हैं इस ग्राफ को। कौन सा ग्राफ है? लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट में ये जो पॉइंट होता है वो किसको डिनोट करता है? ये पॉइंट आपके पास डिनोट करता है -1/k माइकेलिस कांस्टेंट, जिसे km से डिनोट करते हैं। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट की अगर इक्वेशन की बात करें तो ये होती है आपके पास 1/v इक्वल टू km/v मैक्सिमम इंटू 1 सबस्ट्रेट प्लस 1/v मैक्सिमम। इस इक्वेशन के थ्रू हम इस प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 1/v आपके पास y एक्सिस इक्वल टू mx प्लस c, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहाँ पे m जो है वो स्लोप है और यहाँ पे स्लोप आपके पास क्या है? km/v मैक्सिमम। अगर हमें y एक्सिस के बारे में कैलकुलेट करना है तो हम x एक्सिस को 0 रख देते हैं, और अगर x एक्सिस के बारे में हमें कैलकुलेट करना है तो हम y एक्सिस को 0 पुट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू किसके इक्वल आती है? -1/km। तो ये एक कंसेप्ट है जो आपके पास क्लियर होना चाहिए। और जब इनहिबिटर की प्रेजेंस में v मैक्सिमम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए कम्पिटिटिव इनहिबिशन का। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे आपको इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन दी हुई है, वो किसके इक्वल है? 3 इंटू 10 टू पावर -3, और आपसे पूछा है कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। तो Ki के बारे में पूछा है। Ki के कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, वो क्या है? अल्फा इक्वल टू 1 प्लस I/Ki। यहाँ पे I आपके पास इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन को शो करता है और Ki आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अल्फा किसको शो करता है? यहाँ पे अल्फा एंजाइम की एफिनिटी किस डिग्री से चेंज हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। तो अल्फा एंजाइम की एफिनिटी को चेंज करता है। इट मींस जो आपके पास Km होगा उस पे भी अल्फा का इफेक्ट पड़ेगा। तो जो Km अपेरेंट का मींस कि इनहिबिटर की प्रेजेंस में Km की वैल्यू क्या हो रही है। तो ये आपके पास हो जाएगी अल्फा इंटू इनहिबिटर की एब्सेंस में जो Km की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करने से आप Km अपेरेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मींस हम ग्राफ से दो वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू ये होगी आपके पास कि -1/km इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर और -1/km इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। ये किसके इक्वल होगी आपके पास? अगर प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर आपके पास किसके इक्वल होगी? -2 इंटू 10 टू पावर 3, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो इंटू 10 टू पावर 3 में दी हुई है। इनहिबिटर की एब्सेंस में क्या होगी आपके पास? इनहिबिटर की एब्सेंस में -4 है, सो -4 इंटू 10 टू पावर 3। ये माइनस से आपके पास माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स आपके पास 1/km की वैल्यू आ गई है प्रेजेंस में और एब्सेंस में। सो आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? Km अपेरेंट डिवाइडेड Km। Km अपेरेंट का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, और Km का मतलब एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। सो अल्फा की वैल्यू प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर क्या है आपके पास? 1/km की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 टू पावर 3। तो Km की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ पे जो Km की वैल्यू होगी प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर वो हो जाएगी आपके पास 1/2 इंटू 10 टू पावर 3। उसी टाइप से अगर Km की वैल्यू की अगर हम बात करें इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, वो आपके पास कितनी हो जाएगी? 1/4 इंटू 10 टू पावर 3। इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा 4 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड 2 इंटू 10 टू पावर 3। इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू 2 आती है। इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर एंजाइम एफिनिटी को 2 डिग्री से चेंज कर देता है। जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है,
आई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है आपके पास, तो आप के आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सो 2 इक्वल टू 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड, और के आई की वैल्यू आपके पास कितनी है वो आपको कैलकुलेट करनी है, ये के आई। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो 1 इधर चला जाएगा, आपके पास 2 - 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड के आई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे के आई की वैल्यू आपके पास इक्वल टू हो जाएगी 3 इंटू 10⁻³ तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दो कंसेप्ट यूटिलाइज हुए हैं। फर्स्ट कंसेप्ट जो है के एम अपेरेंट की वैल्यू अल्फा के एम के इक्वल होती है, और जो अल्फा की वैल्यू है वो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, अल्फा इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड के आई। और यहाँ पे के आई क्या है आपके पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन second, the figure below is a schematic of a linear double-stranded DNA containing the indicated restriction site. The DNA was completely digested with PVU second and EcoR first restriction enzyme. The product were purified and added to an appropriate buffer reaction mixer containing D-NTP mix, alpha-32 phosphor D-ATP and cleanoff fragment of E. coli DNA polymerase first. The cleanoff reaction product were analyzed by gel electrophoresis and autoradiography. Which of the following product depict the expected result? तो क्वेश्चन में आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया हुआ है PVU सेकंड एंड EcoR फर्स्ट, उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट भी दी हुई है, और ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि जब इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ऑटोरेडियोग्राफी से एनालिसिस करते हैं तो कौन सा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का एक बेसिक सा पॉइंट है, अगर आपको सिंगल वो पॉइंट पता हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली विदिन 1 मिनट में सोल्व कर सकते हैं। तो वो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जो ऑटो रेडियोग्राफी है वो केवल स्टिकी एंड को शो करती है या स्टिकी एंड को आइडेंटिफाई करती है। तो ऑटो रेडियोग्राफी के बाद जिस डीएनए फ्रेगमेंट में स्टिकी एंड प्रेजेंट होगा वो ही डीएनए फ्रेगमेंट विजिबल होंगे। केवल ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो पीवीयू सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कौन से एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ब्लंट एंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो इकोआर फर्स्ट एंजाइम है वो कौन से एंड को प्रोड्यूस करे, स्टिकी एंड को। वो कैसे पता चलेगा आपको, जब हेड टू हेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा तब आपके पास ब्लंट एंड का फॉर्मेशन होगा, और जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिफरेंट साइड्स पे कट करेगा तब आपके पास स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से आपके पास दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेंगे तो एक आपके पास 2 किलो बेस पेयर का फ्रेगमेंट फॉर्म होगा, एक जो फ्रेगमेंट होगा आपके पास वो 3 किलो बेस पेयर का फॉर्म होगा, और एक जो फ्रेगमेंट होगा वो आपके पास 1 किलो बेस पेयर का फॉर्म होगा। 2 किलो बेस पेयर वाला जो फ्रेगमेंट फॉर्म होगा वो पीवीयू सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कारण फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स यहाँ का जो एंड होगा वो कैसा होगा, ब्लंट एंड होगा, और 3 किलो बेस पेयर वाले डीएनए फ्रेगमेंट पर एक जो एंड होगा वो ब्लंट होगा, और दूसरा एंड जो होगा वो इकोआर फर्स्ट के कारण कट हो रहा है। इट मीन्स ये वाला जो एंड होगा आपके पास वो कैसा होगा, आपके पास स्टिकी एंड होगा, और 1 किलो बेस पेयर का जो एंड होगा वो कैसा होगा, आपके पास स्टिकी एंड होगा। इट मीन्स जब इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम रन करवा रहे हैं उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी से देख रहे हैं तो ऑटो रेडियोग्राफी केवल स्टिकी एंड को विजुअलाइज करता है। इट मीन्स जो फाइनल प्रोडक्ट होगा आपके पास उसमें एक बेंड होगा आपके पास 3 किलो बेस पेयर का, और एक बेंड होगा आपके पास 1 किलो बेस पेयर का। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में एक बेंड आपके पास 3 किलो बेस पेयर पे आ रहा है, और एक बेंड जो है आपके पास 1 किलो बेस पेयर पे आ रहा है। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपके पास ऑप्शन फर्स्ट होगा। ऑप्शन सेकंड में एक बेंड 3 किलो बेस पेयर पे दिया हुआ है और एक बेंड 2 किलो बेस पेयर पे, इसके कारण ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ऑटो रेडियोग्राफी केवल स्टिकी एंड को विजुअलाइज करता है। ऑप्शन सी में भी 2 किलो बेस पेयर आ गया इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी आपके पास 2 किलो बेस पेयर आ गया तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपको ऑटो रेडियोग्राफी का कंसेप्ट याद रखना है कि ऑटो रेडियोग्राफी केवल स्टिकी एंड को विजुअलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इन ए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए सिलिका जेल प्लेट a compound show migration of 12.5 cm and the solvent front show migration of 18 cm. The RF value for the compound is, यहाँ पे जो RF वैल्यू वो किसको शो कर रहा है, RF वैल्यू शो कर रहा है आपके पास रिलेटिव फ्रंट को। सो RF वैल्यू इज रिलेटिव फ्रंट, वो किसके इक्वल होती है क्रोमेटोग्राफी में,
जैसे ये आपके पास एक क्रोमेटोग्राफी शो कर रहे हैं हम। इस क्रोमेटोग्राफी में मान लो कि आपके पास सोल्यूट एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है और जो सोलवेंट है वो आपके पास वाई डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो माइग्रेशन या डिस्टेंस ट्रेवल बाई सोल्यूट, तो डिस्टेंस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड डिस्टेंस ऑफ सोलवेंट, तो दोनों की जो डिस्टेंस होगी उसका अगर हम रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास रिलेटिव फ्रंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए रिलेटिव फ्रंट कैलकुलेट करने का। तो डिस्टेंस ऑफ सोल्यूट या सब्सटेंस जो भी होगी वो आपके पास दी हुई है कितनी, 12.5 सेंटीमीटर, तो ये होगी 12.5 सेंटीमीटर। और सोलवेंट की माइग्रेशन की डिस्टेंस आपके पास कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो इस दोनों का जब रेशियो लेते हैं तो फाइनल आंसर अपने पास आता है 0.69। इस तरीके से हम रिलेटिव फ्रंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि रिलेटिव फ्रंट जो होगा इस क्वेश्चन के लिए आपके पास वो 0.69 होगा। सो रिलेटिव फ्रंट बहुत सिंपल है, आपको केवल सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के डिस्टेंस का रेशियो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, the molar extinction coefficient of tryptophan and tyrosine at 280 nanometer are 5690 and 1280 molar inverse centimeter inverse respectively. The polypeptide chain of yeast alcohol dehydrogenase 37 kilodalton इसका molecular weight दिया हुआ है, contain 5 tryptophan and 14 tyrosine residue. The absorbance at 280 nanometer of a 0.32 milligram milliliter inverse solution of yeast alcohol dehydrogenase measured in a cuvette of 1 centimeter path length will be। तो क्वेश्चन में आपको एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सोल्व करते हैं। जब भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में आपके पास वेवलेंथ दी हुई है कितनी, 280 नैनोमीटर। सेकंड जो डाटा दिया हुआ है आपके पास वो क्या है, मोलिकुलर वेट दिया है। मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है आपके पास एंजाइम का, वो दिया हुआ है 37 किलो डाल्टन। और 37 किलो डाल्टन को अपन 37 इंटू 10⁻³ डाल्टन भी लिख सकते हैं। इसके पास ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन रेसिड्यू है, दोनों का नंबर दिया हुआ है कि जो ट्रिप्टोफैन रेसिड्यू है वो 5 है और टायरोसिन जो रेसिड्यू है आपके पास वो टोटल 14 है। उसके अलावा मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है आपके पास ट्रिप्टोफैन का, वो दिया हुआ आपके पास 5690 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और टायरोसिन का भी मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट आपके पास दिया हुआ है, वह आपके पास 1280 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी हुई है कि सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है आपके पास, वो है आपके पास 0.32 मिलीग्राम मिलीलीटर इनवर्स। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.32 ग्राम लीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि यीस्ट अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसकी एब्जॉर्बेंस आपको बतानी है। तो एब्जॉर्बेंस के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछेगा हम बीयर-लैम्बर्ट लॉ से सॉल्व करेंगे। और बीयर-लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस इक्वल टू होता है एक्सट्रैक्शन कोएफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ। और पाथ लेंथ आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है 1 सेंटीमीटर। लेकिन जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो किसकी यूज लेंगे, हम एंजाइम की यूज लेंगे। सो एब्जॉर्बेंस इक्वल टू एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, यहाँ पे आपके पास ट्रिप्टोफैन भी है, टायरोसिन है, तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट होगा, एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट टोटल, ये जो दिया हुआ है वो आपके पास एक एक मॉलिक्यूल के लिए दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास ट्रिप्टोफैन है वो टोटल कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल है। और उसी टाइप से टायरोसिन के भी कितने मॉलिक्यूल है आपके पास, 5 मॉलिक्यूल ऑफ टायरोसिन। सो जो आपके पास एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट टोटल होगा वो 5 इंटू इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन प्लस 14 इंटू 1280। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तब आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा ये। इसको कैलकुलेट करने पे आपके पास मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट टोटल की वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। एक और जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी, एंजाइम की। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी हुई है। सॉल्यूशन जो है उसमें 1 लीटर में 0.32 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। और एंजाइम है वो भी आपके पास किसकी तरह बिहेव करेगा, सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 0.32 ग्राम एंजाइम अपने पास प्रेजेंट है। तो इसकी हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम हो जाएगी 0.32, ये आपके पास वेट हो गया। और इसका मोलिकुलर वेट आपके पास दिया हुआ है 37 डाल्टन, ये हो गया इनटू, और वॉल्यूम आपके पास कितना हो गया, 1 लीटर वॉल्यूम है। तो यहाँ से कंसंट्रेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 0.86 इंटू 10⁻⁻5। ये हमने कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली एंजाइम की। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट आपके पास था 46370
कंसंट्रेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 0.86 इंटू 10⁻⁻5। पाथ लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1, तो ये 1 सेंटीमीटर आपके पास पाथ लेंथ हो गई। यहाँ से जब हम एब्जॉर्बेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तब आपके पास आंसर कितना आता है 0.37। तो ये इस क्वेश्चन के लिए एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है। तो आपको कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना है कि बियर लैम्बर्ट लॉ में एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रिप्टोफैन अलग अलग नंबर दिया हुआ हो तो उनको मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करके टोटल एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड कंसेप्ट आपको यह ध्यान रखना है कि जब टोटल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी हुई हो और आपको एंजाइम के एब्जॉर्बेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है तो आपको कंसंट्रेशन भी एंजाइम की ही पुट करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन कैलकुलेट की एंजाइम के लिए। तो ये था आपके पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, an isolated population on an island has the following genotype frequencies। होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी आपके पास 0.3 दी हुई है, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी 0.4 दी हुई है और होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी 0.3 दी हुई है। क्वेश्चन में पूछा गया है assuming that there are only two allele capital A and small a for the gene, the genotype frequency of capital A in the next generation will be। क्वेश्चन में आपसे होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट जनरेशन में पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में जो कैपिटल ए जीन है, तो जीन है उसके दो एलील दिए हुए हैं आपके पास, एक एलील आपके पास कैपिटल ए और एक एलील है स्मॉल ए। आपसे पूछा गया है कि जो कैपिटल ए जीनोटाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगी। तो जो कैपिटल ए जीनोटाइप है वो कौन कौन से पेरेंट से आ सकता है आपके पास, एक तो जो पेरेंट्स का जीनोटाइप दिया हुआ कैपिटल ए वहां से आ सकता है और दूसरा कहां से आ सकता है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वहां से आ सकता है। तो जो होमोजाइगस डोमिनेंट की कंडीशन है वहां से जो प्रोबेबिलिटी बनती है कैपिटल ए जीनोटाइप के नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने की वो कितनी है 100% है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो कैपिटल ए जीन है वो डोमिनेंट है और होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। उसी टाइप से जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ से जो कैपिटल ए एलील के नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50% है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन नेक्स्ट जनरेशन, कि नेक्स्ट जनरेशन में एलील ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो कैपिटल ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या है 0.3 और यहाँ से कैपिटल ए जीन के एलील के ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी भी 100% है, इसलिए इसको हम कंप्लीट फ्रीक्वेंसी लेंगे। प्लस हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है 50% है। इट मीन्स यहाँ से जो इस जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.4 है तो इसके हम हाफ लेंगे क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से 50% है, तो 0.4 डिवाइडेड 2। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर हम हाफ क्यों लिए, क्योंकि यहाँ से कैपिटल ए एलील की नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50% है, इसीलिए हम इस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को 50% लिए हैं। सो इसको कैलकुलेट करने पे अपने पास जो कैपिटल ए एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी आपके पास, तो वो आएगी आपके पास 0.5। क्वेश्चन में आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए जीनोटाइप। तो हार्डी विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हार्डी विनबर्ग लॉ p² + 2pq + q² = 1 और यहाँ पे जो p² है वो किसकी प्रोबेबिलिटी को बताता है, ये किसकी फ्रीक्वेंसी को बताता है, वो आपके पास डोमिनेंट होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी वो किसके इक्वल होगी p² के इक्वल होगी और p की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.5। तो इसका हमें स्क्वायर करके इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपके पास कितना आएगा 0.25। तो आपके पास कैपिटल ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0.25। तो ये क्वेश्चन हार्डी विनबर्ग लॉ पे बेस्ड था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने पे आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, topological winding number of a 2 kilobase covalently closed circular DNA was found to be 191 with a reading number of -4. Hence its linking number and the number of base pair per turn when the molecule is laid flat on the surface respectively। तो क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा है
क्वेश्चन में आपसे लिंकिंग नंबर के बारे में पूछा है और सेकंड जो डिटेल पूछी है नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लिंकिंग नंबर कि लिंकिंग नंबर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, और सेकंड जो हमें कैलकुलेट करना है वो करना है नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। तो ये दो डाटा हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो लिंकिंग नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है, लिंकिंग नंबर क्या होता है आपके पास, लिंकिंग नंबर इक्वल टू सम ऑफ ट्विस्ट, जितने आपके पास डीएनए में ट्विस्ट है उसके साथ अगर हम रीडिंग नंबर को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिंकिंग नंबर आ जाएगा। और ट्विस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, रीडिंग नंबर को डब्ल्यू से और लिंकिंग नंबर को एल से। तो आपके पास जो फॉर्मूला वो हो जाएगा एल इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू। और जो टी ट्विस्ट है वो आपके पास कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए वाज फाउंड टू बी 191। तो ये 191 आपके पास किसको शो कर रहा है, ये नंबर ऑफ ट्विस्ट को शो कर रहा है। सो नंबर ऑफ ट्विस्ट आपके पास 191 है और जो रीडिंग नंबर है वो कितना दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन में, -4। तो W की वैल्यू आपके पास -4 है। तो यहाँ से आपके पास जो लिंकिंग नंबर होगा वो कितना आ जाएगा, 191 प्लस -4 इक्वल टू 187। तो यहाँ पर आपके पास लिंकिंग नंबर आ गया 187। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे बेस पेयर पर टर्न। तो हमें क्वेश्चन में लेंथ ऑफ सर्कुलर डीएनए भी दी हुई है। तो टोटल जो लेंथ है डीएनए की वो कितनी दी हुई है, 2 किलो बेस। 2 किलो बेस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ बेस पेयर। और जो लिंकिंग नंबर है वो किसको शो करता है, वो शो करता है आपके पास नंबर ऑफ टर्न को शो करता है। इट मीन जितना लिंकिंग नंबर होगा डीएनए में उतना ही आपके पास नंबर ऑफ टर्न होगा। तो नंबर ऑफ टर्न आपके पास 187 है। नंबर ऑफ बेस पेयर की बात करें तो वो हो गया 2 × 10⁻³ बेस पेयर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है बेस पेयर पर टर्न, तो बेस पेयर पर टर्न कर लेंगे। नंबर ऑफ बेस हो गया आपके पास 2 × 10⁻³ और टर्न का नंबर हो गया 187। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स अपने पास आएगा 10.69। मैच कर लेते हैं हम कि कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। लिंकिंग नंबर तो आया अपने पास 187 और बेस पेयर पर टर्न आया अपने पास 10.69। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, हाउ मेनी 3 टपल्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो आपको एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस दी हुई है और आपसे पूछा है कि इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड की सीक्वेंस के लिए कितने 3 टपल्स पॉसिबल हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बस डिपेंड करता है कि आप किस अप्रोच के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो टपल होता है, टपल का मतलब क्या होता है, टपल मीन्स होता है सीक्वेंस। तो टपल को हम सीक्वेंस पे लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड की सीक्वेंस से कितने 3 अमीनो एसिड के टपल या 3 अमीनो एसिड की सीक्वेंस पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके हैं सोल्व करने के। एक है कि आप अपना बेसिक कंसेप्ट लगा के सोल्व करें और एक क्वेश्चन है फॉर्मूला से सोल्व करें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं फॉर्मूले से कि जो नंबर ऑफ टपल जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ टपल आपको कैलकुलेट करना है कि कितने टपल की सीक्वेंस पॉसिबल है। तो आपके पास नंबर ऑफ टपल हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा L - K + 1। यहाँ पे जो L है वो किसको शो कर रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ सीक्वेंस कितनी है, टोटल लेंथ को शो करता है L। K आपके पास डिनोट करता है कि कितने अमीनो एसिड या कितने बेस पेयर के टपल्स आपको फॉर्म करना है। तो ये टपल्स को शो करता है और इस क्वेश्चन में आपके पास K की वैल्यू क्या है, 3 है +1। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम पॉसिबल नंबर ऑफ टपल सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है इसमें देखेंगे कि कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल नंबर आप टोटल लेंथ कितनी अमीनो एसिड की आपके पास 13। टपल कितने आपके पास 3 के टपल फॉर्म होंगे +1। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ टपल होंगे आपके पास कितने होंगे 11। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूले से कि फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करें। सेकंड जो तरीका देखते हैं वो है कंसेप्चुअल कि कंसेप्चुअल इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे आपके पास जो सीक्वेंस दी हुई है तो फर्स्ट जो टपल होगा वो हम फॉर्म करेंगे, मान लो MAD। ये आपके पास 3 अमीनो एसिड से फॉर्म होने वाला टपल हो गया। तो सेकंड जो टपल होगा उसमें आपके पास M नहीं आना चाहिए, वो सेकंड अमीनो एसिड से स्टार्ट होगा। और सेकंड अमीनो एसिड कौन सा आपके पास A।
तो सेकंड अमीनो एसिड हो गए ADC। तो अलग अलग पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे थर्ड अमीनो एसिड हो जाएगा फिर DCM, 4 अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी CMW, 5 कौन सी हो जाएगी MWD, 6 वाली कौन सी हो जाएगी आपके पास WDI। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल कितनी सीक्वेंस बनेगी आपके पास 11 टपल्स की सीक्वेंस बनेगी। तो ये हो गया, हम कंसेप्चुअल भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई सीक्वेंस दी और वहां पे नंबर ऑफ टपल की दिया हुआ हो तो आप टोटल पॉसिबल टपल्स या सीक्वेंस का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, a bacterium has a genome of size 6 million base pair if the average rate of DNA synthesis is 1000 base pair per second. The time taken in minutes for replication of the genome will be। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। जीनोम की साइज दी हुई है आपको, साइज कितनी है 6 मिलियन बेस पेयर। तो ये आपके पास साइज है, इसको हम बेस पेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिलियन की जगह क्या लिखेंगे 10⁶ बेस पेयर। रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस दी हुई है आपके पास 1000 बेस पेयर इन 1 सेकेंड। सो हम लिख सकते हैं कि 1000 बेस पेयर सिंथेसाइज इन 1 सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि इस टोटल जीनोम को सिंथेसाइज होने में कितना टाइम लगेगा। इट मीन्स इसको यूनिटी मेथड से सोल्व कर सकते हैं कि 1 बेस पेयर फॉर्म होने में आपके पास 1/1000 सेकेंड लगेंगी। तो आपके पास टोटल डीएनए की साइज कितनी है 6 × 10⁶ बेस पेयर। इतने बेस पेयर को सिंथेसाइज होने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे 10⁶। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे आपके पास जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 6000 सेकेंड। 6000 सेकेंड आ गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितनी सेकेंड होती है 1 मिनट = 60 सेकेंड। सो 6000 सेकेंड में कितनी मिनट होगी 6000 सेकेंड = 6000, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे = आंसर आ जाएगा आपके पास 100 मिनट। तो क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे कि 6 मिलियन बेस पेयर का जो आपके पास डीएनए सेगमेंट है उसको सिंथेसाइज होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसको सिंथेसाइज होने में आपके पास 100 मिनट का टाइम लगेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 आपके पास दिया हुआ है, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द फाइनल प्रोटीन प्रोडक्ट इन डाल्टन इनकोडेड बाय द गिवन mRNA विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। 5' UTR इज 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, इनिशिएटिंग कोडोन इज AUG इज फॉलोड बाय 1098 न्यूक्लियोटाइड, UAA इज स्टॉप कोडोन एट 1099 पोजीशन, 3' UTR इज 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। तो आपको यहाँ पे एक mRNA की स्ट्रक्चर दी हुई है और आपसे पूछा है कि उस mRNA के द्वारा इनकोड की जाने वाली फाइनल प्रोटीन का मोलिकुलर वेट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम mRNA के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं कि mRNA की स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको क्या दी हुई है। ये आपके पास एक mRNA की स्ट्रक्चर है, ये आपके पास 5' टर्मिनल हो गया और ये आपके पास 3' टर्मिनल हो गया। 5' टर्मिनल पे सबसे पहले आपको पास UTR रीजन दिया हुआ है और उसकी लेंथ दी हुई है 300 न्यूक्लियोटाइड। UTR रीजन मीन्स अनट्रांसलेटेड रीजन। उसके बाद आपको एक स्टार्टिंग या इनिशिएटिंग कोडोन दिया हुआ है जिसे AUG से डिनोट करते हैं और ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड को बताता है। इनिशिएटिंग कोडोन के बाद 1098 न्यूक्लियोटाइड की आपके पास mRNA की जो सीक्वेंस है वो हो गई आपके पास। उसके बाद 1099 पोजीशन पे आपके पास क्या है स्टॉप कोडोन है और कौन सा स्टॉप कोडोन है UAA। उसके बाद आपके पास 20 न्यूक्लियोटाइड का 3' UTR रीजन है और आपसे पूछा है कि इस mRNA सीक्वेंस के द्वारा कितने मोलिकुलर मास की प्रोटीन इनकोड की जाएगी। तो सबसे पहले जो की पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन फॉर्मेशन में UTR रीजन का कोई रोल नहीं होता है। इट मीन्स जो 5' UTR रीजन आपके पास 300 न्यूक्लियोटाइड का उसका और जो 3' UTR रीजन है 20 न्यूक्लियोटाइड, उन दोनों का प्रोटीन में कोई रोल नहीं है। अब अपने पास एक तो जो न्यूक्लियोटाइड बचे वो कितने 1098 न्यूक्लियोटाइड और एक इनिशिएटिंग कोडोन जो AUG है उसी का केवल प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल होगा। तो एक बेसिक कंसेप्ट एक और आपको पता होना चाहिए कि 1 अमीनो एसिड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इट मीन्स 1098 न्यूक्लियोटाइड में अपने पास कितने अमीनो एसिड होंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन 1098 / 3 = इसको कैलकुलेट करेंगे तो 366 अमीनो एसिड आपके पास प्रेजेंट है। एक डाटा और होता है कि
अमीनो एसिड का हम मोलिकुलर वेट कितना लेते हैं, तो मोलिकुलर वेट, एवरेज मोलिकुलर वेट की बात करते हैं तो एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ अमीनो एसिड इक्वल टू 110। ये हम एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ अमीनो एसिड लेते हैं। इट मीन 366 अमीनो एसिड का मोलिकुलर वेट आपके पास कितना हो जाएगा, तो 110 या से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सो 366 अमीनो एसिड इंटू 110, इससे अपने पास 1098 न्यूक्लियोटाइड के द्वारा इनकोड की जाने वाली प्रोटीन का मोलिकुलर वेट हो जाएगा। और वो आपके पास कितना आएगा, वो आएगा आपके पास 40,260 इसको मल्टीप्लाई करने पे। तो ये आपके पास जो 1098 न्यूक्लियोटाइड है उसके द्वारा इनकोड होने वाली प्रोटीन का मोलिकुलर वेट कितना है, 40,260। लेकिन आपके पास जो स्टार्टिंग कोडोन है, इनिशिएटिंग कोडोन AUG, उसके द्वारा भी कोई प्रोटीन सिंथेसाइज होगी और 3 कोडोन से मिलकर एक अमीनो एसिड बनता है। इट मीन्स इसके द्वारा जो अमीनो एसिड बनेगा उसका मोलिकुलर वेट आपके पास कितना होगा, 110। तो जो टोटल आपके पास जो प्रोटीन बनेगी उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, टोटल मोलिकुलर वेट होगा आपके पास 40,260 प्लस 110, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 14,370 डाल्टन। क्वेश्चन बहुत बेसिक था, केवल क्वेश्चन में नॉर्मल कैलकुलेशन थी। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट इस क्वेश्चन में केवल 2 कंसेप्ट थे। फर्स्ट कंसेप्ट क्या था कि जो UTR रीजन होता है उसका प्रोटीन फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है। सेकंड कंसेप्ट आपको क्या यूज लेना था कि जो अमीनो एसिड होता है, एक अमीनो एसिड आपके पास 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और एक अमीनो एसिड का मोलिकुलर वेट 110 लेते हैं। बस इतना आपको डाटा पता होना चाहिए था, फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, इफ द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ ए वायरल जीनोम इज, वायरल जीनोम का आपको न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। एडेनिन इक्वल टू 10, यूरेसिल इक्वल टू 20 और साइटोसिन इक्वल टू 40, गुआनिन इक्वल टू 30। और आपसे पूछा है कि जो जीनोम दिए हुए उसमें से कौन सा जीनोम इस वायरल जीनोम के लिए परफेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया डबल स्टैंडर्ड RNA, सेकंड ऑप्शन सिंगल स्टैंडर्ड RNA, थर्ड ऑप्शन सिंगल स्टैंडर्ड DNA, फोर्थ ऑप्शन डबल स्टैंडर्ड DNA। तो ये DNA तो होगा नहीं, क्योंकि DNA में क्या प्रेजेंट होता है, थाइमिन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यूरेसिल दिया हुआ है। इट मीन जो DNA वाले ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो गए। यूरेसिल प्रेजेंट होने के कारण इसका नेचर कैसा होगा, ये RNA होगा। लेकिन RNA के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है, एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA और एक डबल स्टैंडर्ड RNA। तो डबल स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए हम कौन से रूल को फॉलो करते हैं, हम चारगाफ रूल को फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एडेनिन जितनी अमाउंट में प्रेजेंट होगा उतनी अमाउंट में आपके पास यूरेसिल प्रेजेंट होना चाहिए और साइटोसिन जितनी अमाउंट में प्रेजेंट होगा उतनी अमाउंट में आपके पास गुआनिन प्रेजेंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो जो नेचर होगा जेनेटिक मटेरियल का वो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एडेनिन 10 है और यूरेसिल आपके पास 20 है। इट मीन दोनों का कंपोजिशन अलग अलग है। यूरेसिल एडेनिन की कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज्यादा है। उसी टाइप से साइटोसिन की अमाउंट आपके पास 40 है और गुआनिन की अमाउंट 30% है। तो ये दोनों भी सेम नहीं है। इट मीन्स जो आपके पास जो RNA होगा वो किस नेचर का होगा, RNA जो होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड नेचर का होगा। क्योंकि अगर डबल स्टैंडर्ड होता तो जितना एडेनिन उतना ही यूरेसिल और जितना साइटोसिन उतना ही गुआनिन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA। आई होप ये न्यूमेरिकल सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। इसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां जाके उसको ज्वाइन कर ले। वहां पे रोज 8 बजे इसी तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चन का क्विज होता है, उसको अटेम्प्ट करें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। थैंक यू। हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।